हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED? प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के निदेशक कौन है? ऑप्शंस जान लेते हैं। राहुल नवीन, GP समंथा, PD वघेला या फिर श्रीकांत माधव वैद्य। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज द वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड? विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन सी है, October 7। आपको जानना चाहिए हर साल 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2023 में वर्ल्ड कॉटन डे का थीम है मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल, फ्रॉम फार्म टू फैशन। आपको जानना चाहिए साल 2019 में वर्ल्ड कॉटन डे का जो इनिशिएटिव है लिया गया था। 4 कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं सब सहारन अफ्रीका में, मतलब कंट्रीज़ हैं 4 ऐसी, बेनिन, बुर्किना फासो, चैड एंड माली। इन्हें बोलते हैं कॉटन 4, इन चारों कंट्रीज़ को। तो इन्होंने ये प्रपोज किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने कि वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाना चाहिए 7 अक्टूबर को। आपको जानना चाहिए अगस्त 2021 में फिर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इन्होंने इस कॉटन डे को रिकॉग्नाइज किया 7 अक्टूबर को। For which of the following have scientists Alexei Akimov, Louis Bruce, and Mongi Bavindi won the Nobel Prize for Chemistry 2023? निम्नलिखित में से किसके लिए वैज्ञानिक एलेक्सी एकिमोव, लुइस ब्रूस और मोगी बाविंडी ने रसायन विज्ञान के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, क्वांटम डॉट्स। देखिए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने 2023 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री अनाउंस कर दिए हैं और इसके विनर्स हैं अमेरिकन साइंटिस्ट मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस एंड रशियन सॉलिड स्टेट फिजिसिस्ट एलेक्सी एकिमोव। किस लिए दिया गया है? फॉर देयर डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स विच आर नैनो पार्टिकल्स सो टाइनी दैट देयर साइज डिटरमाइंस देयर प्रॉपर्टीज। तो क्वांटम डॉट्स के डेवलपमेंट एंड डिस्कवरी के लिए क्वांटम डॉट्स क्या है? नैनो पार्टिकल्स हैं। आगे बताया गया है क्वांटम डॉट्स आर द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है वो क्वांटम डॉट है। दे आर यूज टू स्प्रेड लाइट फ्रॉम टेलीविजन्स एंड LED लैम्प्स and also to guide surgeons when they remove tumor tissue along with many other applications. Quantum dots have different colors depending on their size. अब देखिए, इसमें आप एप्लीकेशन देख पा रहे हैं, कहाँ का इसकी एप्लीकेशन LED लैम्प्स में है, टेलीविजन्स में है, और जो सर्जन होते हैं वो ट्यूमर टिश्यू को रिमूव करने में भी यूज़ करते हैं। तो इन एप्लीकेशंस पर जो है मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे PCS हो गए, है ना, और अब तो बैंक एग्ज़ाम में भी इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। IAS में बन सकता है। तो ये आप एप्लीकेशन इसकी ध्यान रखिएगा। जियोमार्ट हैज़ ड्रॉप्ड इन विच क्रिकेट लीजेंड एज
ब्रांड एम्बेसडर जियो मार्ट ने किस क्रिकेट दिग्गज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है MS धोनी। आपको जानना चाहिए रिलायंस रिटेल का जो जियो मार्ट है जिसके CEO संदीप वरंगती हैं, इन्होंने इंडियन क्रिकेट आइकॉन महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और इसी तरह के ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। ग्लोबल अपैरल रिटेलर यूनिक्लो, इन्होंने कैटरीना कैफ को फर्स्ट एवर ब्रांड एंडोर्सर बनाया है इंडिया में। सात्विक सोलर जो कि इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, इन्होंने रविंद्र जडेजा जो कि इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं हाईसेंस जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस ब्रांड है, इन्होंने भी रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कैरियोल जो कि एक स्मार्ट ट्रैवल लगेज कंपनी है, इन्होंने इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर KL राहुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही नॉइस जो कि लाइफस्टाइल टेक ब्रांड है, इन्होंने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं नीरज चोपड़ा को GSW ग्रुप ने भी अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए क्रॉस बीट्स जो कि इंडिया की कंज्यूमर टेक्नोलॉजी ब्रांड है, इन्होंने सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फॉर इट्स स्मार्ट वॉच कैटेगरी। RBI केप्ट रेपो रेट अनचेंज्ड एट व्हाट परसेंट? RBI ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा? सही आंसर ऑप्शन डी है 6.50%। आपको जानना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC के जितने मेंबर्स हैं, शशांक बेटे, आसीमा गोयल, जयंत R वर्मा, राजीव रंजन, माइकल देवब्रत पात्रा यानी कि MD पात्रा और शक्तिकांत दास, ठीक है, MPC के मेंबर हैं। इन्होंने यूनानिमसली का मतलब क्या होता है? सर्वसम्मति से ये डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट है उसको हम अनचेंज्ड रखते हैं 6.50% पर। ये MPC की 4th मीटिंग है जब इन्होंने स्टेटस को बनाए रखा है। स्टेटस को मतलब जो का तो, ठीक है, जैसी स्थिति है वैसी ही बना के रखी है रेपो रेट पर। ये जो MPC है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लास्ट टाइम जब रेट इंक्रीज किया था तब 6.25% से बढ़ाकर 6.50% किया था फरवरी 2023 में जो मीटिंग हुई थी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी STF रेट ये भी अनचेंज रहेगा 6.25% पर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट और बैंक रेट ये भी 6.75% रहेगा। RBI रिमेन्स फोकस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन सपोर्ट ग्रोथ टेम इन्फ्लेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए RBI किस पर फोकस है? जो अकोमोडेटिव स्टांस है उसको हम विड्रॉ करने पर जो है RBI का फोकस है। अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब क्या होता है? अकोमोडेटिव स्टांस मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाना। मनी सप्लाई आप क्यों बढ़ाना चाहता है? इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए बढ़ाना चाहते हैं। और जब आप मनी सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं इसका मतलब RBI जो रेपो रेट है उसमें कट करता है। तो RBI क्या कह रहा है? हम विड्रॉ कर रहे हैं, अकोमोडेटिव स्टैंस को विड्रॉ करने के पक्ष में है, ठीक है, यानी कि जो पॉलिसी रेट है वो कट नहीं कर रहे हम, ठीक है। हमारा ध्यान मनी सप्लाई बढ़ाने पर नहीं है। मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तब तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, है ना। हमारा मकसद क्या है? इन्फ्लेशन को टेम करना। इन्फ्लेशन जो है, जो ये हाथ से निकली जा रही है, इसको जो है टेम करना, काबू में रखना। रियल GDP ग्रोथ फॉर 2023-24 6.5% बताया है। सेकेंड क्वार्टर में 6.5%, थर्ड क्वार्टर में 6%, फोर्थ क्वार्टर में 5.7%। रियल GDP ग्रोथ फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024-25 ये 6.6% रहेगी। CPI इन्फ्लेशन 5.4% बताया 2023-24 के लिए। रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो रियल GDP है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम देखें 2023-24 के फर्स्ट क्वार्टर में, अप्रैल से जून 2023 में, तो ये 7.8% रहा है। अंडरपिन्ड बाय प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। अंडरपिन मतलब किसके द्वारा जो है सपोर्ट किया गया? प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड के कारण। RBI ने यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग लिमिट है गोल्ड लोन्स के लिए अंडर द बुलेट रिपेमेंट स्कीम, इसको 4 लाख कर दिया है, पहले 2 लाख रुपए था। और RBI ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF इस स्कीम को भी अगले 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया है, 31 दिसंबर 2025 तक। अब इसमें जो है PM विश्वकर्मा स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं वो भी इंक्लूड रहेंगे। RBI will introduce the facility for creation of card on file tokenization at the issuer bank level to enhance convenience for cardholders. RBI has allowed NBFCs, middle and base layer entities to utilize credit risk mitigation tools to offset their exposure with eligible credit risk transfer instruments. Next Monetary Policy Committee meeting scheduled for December 6 to 8, 2023. The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Vidyasagar Central Cooperative Bank Limited, Midnapur, West Bengal. RBI ने विद्यासागर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मिदनापुर पश्चिम बंगाल पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 1.50 लाख रुपीज़।
आपको जाना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1.50 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है विद्यासागर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मिदनापुर वेस्ट बंगाल पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन हाउसिंग फाइनेंस। आरबीआई ने 1 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है संतरागाची कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वेस्ट बंगाल पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैट्यूटरी अदर रिस्ट्रिक्शंस यूसीबीज। आरबीआई ने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कर्णावती कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर। आरबीआई ने यहाँ पर 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है गंगेवी पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नवसारी गुजरात पर। रीजन आप देख सकते हैं। Which country has been elected as the chairman of the Asia Pacific Institute for Broadcasting Development? किस देश को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। देखिए आपको जानना चाहिए एक एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है, ठीक है, AIBD। तो भारत 2 बार इसमें जो है प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व कर चुका है, 2018 से 21 और फिर 21 से 23, और फिर से भारत को जो है थर्ड सक्सेसिव टर्म के लिए इलेक्ट कर लिया गया है इसके लिए, ठीक है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के लिए। आपको बता दीजिए जो AIBD है इसकी स्थापना 1977 में हुई थी यूनेस्को के तहत, और इसमें 92 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम अक्रॉस 44 कंट्रीज़। इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और जो प्रसार भारती है इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, ये यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही इसकी जो 21st जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एसोसिएटेड मीटिंग हुई है इसी AIBD की, इसकी अध्यक्षता की गई इसके प्रेसिडेंट गौरव द्विवेदी द्वारा, जो कि प्रसार भारती के CEO हैं, और कहाँ पर हुई है? पोर्ट लुइस मॉरिशस में। Who has recently been awarded the स्पिनोजा प्राइज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज? हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन C है, जोईता गुप्ता। आपको जानना चाहिए इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं डॉक्टर जोईता गुप्ता, इन्हें स्पिनोजा प्राइज मिला है जो कि हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है इन डच साइंस, और किस लिए मिला है? जो क्लाइमेट चेंज में इनका जो कार्य रहा है उसके लिए मिला है, नीदरलैंड्स में दिया गया, डच रिसर्च काउंसिल द्वारा ये दिया जाता है, और इसमें कितनी प्राइस बनी है? 1.5 मिलियन यूरोस की। और गुप्ता जी कह रही हैं कि ये इसको साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ में जो है स्पेंड करेंगी इस पैसे को। स्पिनोजा प्राइज़ एनुअली दिया जाता है 1995 से ही, और गुप्ता जी जो हैं ये 12th यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम रिसर्चर हैं जिन्हें अवार्ड मिल रहा है। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम है यहाँ पर ये रिसर्चर हैं जोईता गुप्ता। In which state did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the high-tech sports training center for दिव्यांगजन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए हाई-टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का फर्स्ट हाई-टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन, जिसे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, इसे इनोग्रेट किया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। This initiative aims to provide equal opportunities in sports, enhance talent, and encourage participation in various sports disciplines. Divyangjan from all over the country can practice and train in the Atal Bihari Training Center for Divyangjan Sports. ये इसका नाम है। साथ ही आपको जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर कैंपस ये भी राष्ट्र को समर्पित किया है। What is the new windfall tax on domestically produced क्रूड ऑयल इन इंडिया? भारत में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर नया विंडफॉल कर कितना है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 12,100 रुपये पर टन। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल जो है इस पर जो विंडफॉल टैक्स है उसको 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,100 रुपये पर टन कर दिया है। साथ ही गवर्नमेंट ने जो विंडफॉल टैक्स है डीजल एक्सपोर्ट पर उसे घटा दिया है, पहले 5.50 रुपये पर लीटर था, अब 5 रुपये कर दिया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी घटा दिया है, पहले 3.50 पर लीटर था, अब 2.50 रुपये पर लीटर कर दिया है। अच्छा, विंडफॉल टैक्स मतलब विंडफॉल टैक्स सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है उन आइटम्स पर या उन इंडस्ट्रीज़ पर जिनमें अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने के लिए मिली है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि उनमें जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिली। जैसे आप देखो एक एग्जांपल अगर हम देखें, कोविड-19 हुआ है ना। कोविड के कारण क्या हुआ, अब जो ये मेडिकल इंडस्ट्री है, अब यही मान लीजिए आप सैनिटाइज़र लोग कहाँ यूज़ कर रहे थे, ठीक है, अब सैनिटाइज़र की जो एकदम बाहर से आई, ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड था
सिचुएशन कुछ ऐसी बनी पूरे वर्ल्ड में कि जो है उस इंडस्ट्री में उछाला गया, मेडिकल इंडस्ट्री में, या फिर आप सैनिटाइजर कहें पर्टिकुलरली, अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, ठीक है। तो ये जो सैनिटाइजर वगैरह हुए, मास्क वगैरह हुए, ठीक है, ये कंपनीज जो थी, तो इन पर सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है इनको देखने मिली, तो अनएक्सपेक्टेड इनको प्रॉफिट हुआ, तो उस पर टैक्स लगाया सरकार ने। उसे बोलते हैं विंडफॉल। विंडफॉल गेन उसको बोलते हैं जब ऐसे गेन पर टैक्स लगता है, उसे विंडफॉल टैक्स कहते हैं। तो भारत ने पहली बार जो विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाए, लास्ट ईयर लगाया था 1 जुलाई को, मतलब इस पर, क्रूड ऑयल पर, ठीक है। कुछ और कंपनीज हैं जो इस तरह से एनर्जी कंपनीज पर लगाती हैं। अ विंडफॉल टैक्स इज लिवाइड ऑन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल इफ रेट्स ऑफ द ग्लोबल बेंचमार्क राइज अबव $75 पर बैरल। What is the subsidy recently announced by the Union Government for LPG cylinders under the उज्ज्वला स्कीम? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत LPG सिलेंडर के लिए कितनी सब्सिडी की घोषणा की गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है 300 रुपीज़। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने जो सब्सिडी दी जाती है LPG सिलेंडर्स पर अंडर उज्ज्वला स्कीम, इसको 300 रुपये कर दिया है। पहले 200 रुपये था। और कितने के लिए वैलिड रहती है? 12 रिफिल्स पर ईयर। Under the Ujjwala scheme, which provides poor women with free cooking gas connections, a 14.2 kg LPG cylinder will now cost 603 rupees for beneficiaries as against the current 703 rupees. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY आप सभी जानते हैं, मई 2016 में लॉन्च की गई थी। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका मकसद है to make clean cooking fuel such as LPG available to the rural and deprived households which were otherwise using traditional cooking fuel such as firewood, coal, cow dung, cakes, etc. What percentage of the full year target has India's fiscal deficit reached by August 2023-24? अगस्त 2023-24 तक भारत का राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्ष्य के कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? सही आंसर ऑप्शन है 36%। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फिस्कल डिफिसिट है, वो जो सरकार ने जो टारगेट रखा था अपना इस फिस्कल ईयर के लिए 2023-24 के लिए जो टारगेट रखा है, उसका 36% बैठ गया है, उसका 36% पहुंच गया है ना, अगस्त के महीने तक। जबकि अगर हम पिछले फिस्कल की बात करें तो अगस्त के महीने तक केवल 33% तक ही पहुंचा था। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 17.87 लाख करोड़ रुपीस का टारगेट रखा है अपना इस फिस्कल डिफिसिट का, जो कि हमारी जीडीपी का 5.9% है। फिस्कल डिफिसिट मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सरकार को जो है बोरिंग्स की नीड है। एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो फिस्कल डिफिसिट कितनी थी? अब हमने कहा ना 36% तक पहुंच गया है जो सरकार का टारगेट है, तो कितना पहुंच गया? 6.42 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गया है एज ऑफ अगस्त एंड। ऐसा कहा है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की रिपोर्ट ने। इस पीरियड में जो नेट टैक्स रेवेन्यू रहा वो 8.03 लाख करोड़ रहा, या फिर 34.5% रहा ऑफ द बजट एस्टिमेट फॉर करंट फिस्कल। Remission of duties and taxes on export product scheme support has been extended to। सरकार द्वारा निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर में छूट की योजना के तहत दिए जाने वाले सहयोग को 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए है। देखिए कि स्कीम है, स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स सपोर्ट, इसको 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और ये स्कीम जो है WTO कंपेटिबल है और इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन एन एंड टू एंड IT इन्वायरमेंट। ये जो स्कीम है इसको सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ ड्यूटी रेमिशन स्कीम ऑन एक्सपोर्ट्स एंड 1 जनवरी 2021 से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो देखिए, इसमें सरकार जो है ना, जो एक्सपोर्ट यहाँ से हमारा हो रहा है उसमें जो टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, जो लेवीज़ हैं, उसमें रिइम्बर्समेंट सरकार जो है इसमें करती है। जिन्हें और कहीं से रिइम्बर्स नहीं मिल रहा तो इस स्कीम के तहत वो अपना रिइम्बर्स क्लेम कर सकते हैं। ये स्कीम जो है, इसका जो बजटरी फ्रेमवर्क है वो 15,070 करोड़ रुपए का है फिस्कल ईयर 2013-24 के लिए, फिस्कल ईयर 2023-24 के लिए। विच कंपनी हैज़ पार्टनर विद गूगल टू मैन्युफैक्चर क्रोम बुक्स इन इंडिया? भारत में क्रोम बुक्स के निर्माण के लिए किस कंपनी ने गूगल के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है HP। देखिए, HP गूगल के साथ कोलेबरेट कर रहा है टू मैन्युफैक्चर क्रोम बुक्स इन इंडिया। ये जो डिवाइसेस हैं, ये HP का जो फ्लेक्स फैसिलिटी है चेन्नई में, यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी। यहाँ पर HP ऑलरेडी अगस्त 2020 से लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स प्रोड्यूस कर रहा है।
Which company retained its number one position in the 2023 Kantar Brands Top 75 Most Valuable Brands Report? 2023 कांतार ब्रांड्स शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान ब्रांडों की रिपोर्ट में किस कंपनी ने अपना नंबर वन स्थान बरकरार रखा? सही आंसर ऑप्शन ए है TCS। तो ये देख सकते हैं आप, रिपोर्ट भी देख सकते हैं इसमें टॉप 10। देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये अपने टॉप स्पॉट पर बना हुआ है अपनी ब्रांड वैल्यू 43 बिलियन US$ के साथ। किसमें? जो 10th एडिशन लॉन्च किया गया है कांतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट का, किसके द्वारा जारी किया गया? वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स WPP एंड कांतार के द्वारा। HDFC बैंक जिसकी ब्रांड वैल्यू 33.6 बिलियन US$ है, दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर इन्फोसिस है, चौथे पर एयरटेल है, पांचवें पर SBI है। और जो HCL टेक है, ठीक है, ये न्यू एंट्रेंट है टॉप 10 लिस्ट में। इसने LIC को 11वें पर धकेल दिया है और 10वें पर ये खुद आ गया है। लार्जेस्ट कैटेगरी बाय टोटल ब्रांड वैल्यू जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज की है 108.2 बिलियन US$ के साथ। डिजिटल पेमेंट है फ़ोन पे, इसमें हाईएस्ट न्यू कमर रहा है, ठीक है। तो टॉप 75 में जो न्यू कमर रहा वो फ़ोन पे रहा है, हाईएस्ट न्यू कमर, मतलब जितने भी न्यू कमर है उनमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन इसकी है। इंडिया के जो टॉप 75 ब्रांड्स हैं उनकी जो कंबाइंड ब्रांड वैल्यू है वो 379 बिलियन US$ की है। 2022 से कंपेयर करें तो 4% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु इज इंडियाज एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड श्वेता थाविसिन? व्हाट डज द M stand for in mRNA vaccine messenger? Till what year has the delimitation of Lok Sabha constituencies been kept on hold 2026? Nagorno-Karabakh is located within the international borders of which country? तो ये है अजरबैजान। देखिए अजरबैजान में है ये जो रीज़न है ना, हालांकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो अर्मेनियन है, इसलिए तो पूरा विवाद चलता रहता है अर्मेनिया और अजरबैजान में। और आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। स्कारबोरो shoal is in which sea? What is 1 attosecond in terms of seconds? आपको बताना चाहिए क्वेश्चन का आंसर, नोबेल प्राइज में हमने पढ़ा था अभी। Which state or duty launched 15-point winter action plan, formerly known as Firoz Shah Kotla Stadium? It was renamed recently. What is it called now? Which article of the Indian Constitution mandates that Lok Sabha constituencies in the nation should be equal by the size of population? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।